हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी गुप्ता क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले भाग में क्लास 10th की ज्योग्राफी समकालीन भारत हमने स्टार्ट किया था और हमने इसका हाफ पोर्शन कर लिया था। इस चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। हमने इसमें क्या क्या जाना था, संसाधनों के बारे में जाना था कि संसाधन क्या होता है, संसाधन के प्रकार हमने जाने थे जो कि उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीय संसाधन, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर, इन सब के बारे में हमने जाना था। और संसाधनों का विकास किस प्रकार से किया जाए वो भी पढ़ा था हमने। सतत पोषणीय विकास, रियो सम्मेलन, एजेंडा 21, संसाधनों का नियोजन और संसाधनों का संरक्षण, इन सब के बारे में हमने डिटेल में जाना था। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। हाँ, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अब हम भू संसाधन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भूमि के बारे में आप जानते हैं भू संसाधन के होते क्या हैं। जैसे हम सब, आप लोग सभी भूमि पर रहते हैं, है ना, और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग हम करते हैं। इसलिए भूमि जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब ऐसा तो नहीं ना कि भूमि को हमने खुद से बनाया है मनुष्य ने, नहीं, ये प्रकृति की देन है। और देखिए अब इस पर क्या क्या काम होता है। इससे अगर हम आर्थिक तरीके से अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे लगाते हैं हम, एक तो वो नेचुरल भी है, ठीक है, मतलब वो लगाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और साथ ही इंसान क्या करता है, इससे आर्थिक लाभ भी उठाता है पेड़ पौधों से। वन्य जीवन हो गया, मानव जीवन हो गया, परिवहन, कृषि, ये सब जो है भूमि पर होता है। अब देखिए ये आपको दिखाया गया है। अगर आप चित्र 1.3 में देखें तो कितना परसेंट जो है, कितनी प्रतिशत मैदान है, कितना पर्वत है और कितना पठार है, ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए मैदान कितना है, 43%, और पर्वत है 30%, 30%, और पठार है 27%। ठीक है, अब देखिए आगे। अब हम पढ़ेंगे भू उपयोग के बारे में। तो भू उपयोग के बारे में पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को, ये जो चित्र है 1.4, इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इस चित्र में हमें दर्शाया गया है कि 1960 से लेकर 1961 तक के बीच में का कि कितना यहाँ पर क्या वन जो है, वन कितना था, बंजर भूमि या फिर कृषि अयोग्य भूमि या फिर गैर कृषि योग्य भूमि जो है, और स्थायी चरागाहें और विविध वृक्ष, जो भी अलग अलग वृक्ष फसल वगैरह उगते हैं, इन सब के क्षेत्र कितने कितने, ये सब इसके अंदर दर्शाया गया है कितने थे। और 2014 और 15 का भी दे रखा है। आप देखिए कि वो तो आपको दे रखा था 1960 से लेकर 61 के बीच में। अब ये है 2014 और 15 के बीच में कि कितनी कितनी कृषि की भूमि है, पड़ती भूमि है, वर्तमान पड़ती भूमि कितनी है, और शुद्ध यानी कि निवल बोया गया क्षेत्र कितना है, ये सब आपको इसके अंदर दर्शा रखा है, प्रतिशत है। ठीक है, आइए हम इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है ना। तो पहला क्या है, वन तो आपको मालूम है, जंगल। दूसरा, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, इनकी बंजर भूमि। ठीक है, गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़कें, ये सब, अर्थात ये सब उसमें उद्योग, इंडस्ट्री वगैरह ये सब लगाना। ठीक है, जहाँ पर कृषि ना की जाए। पहला था बंजर भूमि या फिर कृषि अयोग्य भूमि, जिसपे खेती करने लायक जो छोड़ देते थे कि इतना पोर्शन जो है खेती के लिए ज़मीनें हैं। और गैर कृषि में आ जाएगा जिन पर खेती नहीं की जाती, वो छोड़ दिया जाता है कि इनके लिए इमारतें बनाने के लिए, सड़क आदि उद्योग वगैरह बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य अयोग्य भूमि, जैसे स्थायी चरागाहों तथा अन्य गोचर भूमि, यानी कि स्थायी चरागाह हैं जो गाय अपने पशुओं को जो चराने के लिए लेकर आते हैं, ठीक है, वो भूमि। और विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों
के अधीन भूमि जो कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होता है ये, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। ये जो कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पर जो है सिर्फ 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर खेती न हुई हो, उसे कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। पड़ती भूमि चौथा देखिए, पहला है वर्तमान पड़ती, यानी कि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, यानी कि 1 साल से खेती न की गई हो वहाँ पे, ठीक है, या फिर उससे कम। अगला देखिए बपट, वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती, यानी कि जहाँ पर सिर्फ 1 से 5 साल कृषि वर्ष साल तक वहाँ पे खेती ना हो, यानी कि जो भूमि या पुरातन पड़ती है यहाँ पर 1 से 5 साल तक खेती ना की गई हो, ठीक है। 5वां देखिए, शुद्ध यानी कि निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि क्षेत्र में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, यानी कि एक वर्ष में 1 से अधिक बार, ठीक है। तो उसको किस में जोड़ दिया जाता है, उसको शुद्ध बोए गए क्षेत्र में उसको जोड़ दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, और वो फिर कहलाता है सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है वो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे भूमि, भारत में भू उपयोग प्रारूप। अब देखिए, भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी कि भारत में जो भूमि का उपयोग है, जो अलग अलग जिस रूपों में किया जाता है, उसका रूप जो हमने अभी ये पढ़ा ऊपर, ये पूरा भू उपयोग यानी कि भूमि का उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है, वो सब इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करके बता रखा है कि किस तरह से ये वन के लिए कितना छोड़ा गया है, और कृषि के लिए खेती करने के लिए जो भूमि है वो कितनी है, और जो गैर कृषि जो भूमि है जहाँ पर खेती नहीं की जाती है, जहाँ पे सड़कें इमारतें वगैरह ये सब बनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और अगर कहा जाए चरागाहें, तो हम अगर देखें तो चरागाहों को हम वैसे ही चराए, बिल्कुल उस मात्रा में जितना कि हमारी भूमि को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। कि ऐसी जगह पे अगर आधा वहाँ पे पशुओं ने चरा है, खाया है घास वगैरह, तो फिर हम उसको कहीं और जगह ले जाएं और फिर उस भूमि को अच्छे से उपजाऊ होने के लिए, अच्छे से वहाँ पे घास वगैरह उगने के लिए हम उसको थोड़ा सा टाइम दें। ऐसा ना हो कि मतलब पूरी तरह से हम वहाँ पे पहले ख़त्म कर दें तब जाके फिर और जगह, तो ऐसे नहीं होगा, ये पॉसिबल फिर नहीं हो पाता, ठीक है। ना हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए और हर चीज़ को हमें टाइम भी देना पड़ता है। और ये सारा निवल जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र उनके बारे में बता रखा है कि इसमें क्या होता है कि एक वर्ष में अगर 1 से अधिक बार भी अगर वहाँ पे खेती की होती है तो उसको जोड़ दिया जाता है कि अभी वो निवल बोया क्षेत्र में उसको शुद्ध क्षेत्र में उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और ये बता रखा है कि जो वन है, वन के अगर नीति के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बताएं तो 33% यानी कि 33% जो उसका क्षेत्र है वो वनों के लिए निर्धारित कर रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अब आइए, अब हम जानते हैं भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि का निम्नीकरण, इसके बारे में, इसके उपाय के बारे में जानते हैं। जो ये भूमि है, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज भी करते हैं। तो आप लोगों को मालूम है कि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज भी करते आए हैं और हम भी करते हैं, और आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी करेंगी, ठीक है। और भू निम्नीकरण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भूमि के उपजाऊ में कमी आना, ठीक। तो अब देखिए इसके कारण कौन कौन से हैं। अगर हम भूमि निम्नीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसके कारण है तो वनों की कटाई करना है ना, जो कि अंधाधुंध जो मनुष्य वनों की कटाई करता जा रहा है, पेड़ पौधों की कटाई करता जा रहा है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और अति पशुचारण जो इतना ज़्यादा करता जा रहा है, उनको ज़मीनों को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा है, बिल्कुल समय नहीं दे रहा है कि वो अच्छे से उपजाऊ हो पहले, फिर वहाँ पर घास वगैरह हो, बिल्कुल नहीं दे रहा। और खनन यानी कि हर जगह जगह गड्ढे करना, कभी कोई मटेरियल ढूंढना, कभी कुछ मिनरल्स वगैरह को लेकर, और हर जगह गड्ढे कर देना। आपको मालूम है कि पाइपलाइन नीचे ज़मीनों में बिछा रहे हैं, ठीक है। तो उससे ये भी कारण है एक तो भूमि निम्नीकरण का।
और अति सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई जो करते हैं ये भी एक कारण है। और औद्योगिक धूल यानी कि चिमनी, जो औद्योगिक जब इंडस्ट्री वगैरह के आसपास जो चिमनीज़ वगैरह होती है जो लगाई जाती हैं, उससे जो धूल, उससे जो पॉल्यूशन वगैरह प्रदूषण जो फैलता है वो भी इसका एक कारण है। अब इसके उपाय क्या है, अगर हम इसके उपाय देखें, ठीक है, तो इसके उपाय क्या है कि पेड़ लगाना, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अति सिंचाई न करें, इनकी बहुत ज़्यादा सिंचाई हम ना करें और अति पशुचारण भी ना करें, ज़्यादा पशुचारण ना करें। तो हम टाइम दें उसको, जो ज़मीन है, जो पशुचारण वाला जो ज़मीन है उसको अच्छे से उपजाऊ होने के लिए, वहाँ पर घास वगैरह उगने के लिए हम उसको टाइम दें। और प्रदूषित जल ना फेंकें, और जो गंदा पानी होता है आप फैक्ट्रियों के आसपास या घर से जो भी निकलता है वो सब हम यहाँ पर न फेंकें, ठीक है, नदी नालों में न फेंकें। तो अब आइए, अब हम पढ़ते हैं मृदा संसाधन के बारे में कि मृदा संसाधन क्या होते हैं। अगर हम बताएं कि मृदा संसाधन जो है ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है, मृदा यानी कि मिट्टी, और निर्माण में, इसके जो निर्माण में बहुत ही लाखों वर्ष लगे हैं। मिट्टी के निर्माण में, मृदा के निर्माण में बहुत लाखों वर्ष लगे हैं। तो इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इसके कारक के बारे में तो जानेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये जो बहुत ही लाखों वर्ष लगे हैं इन मिट्टी को, इस मृदा संसाधन को बनने में, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया आती है, जैसे उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, ये सब, इन सब में काफ़ी ज़्यादा चेंज आए हैं, जैव पदार्थ, इन सब में ये सब जो इसके कारक हैं। और अब हम ये जानते हैं कि ये मिट्टी कितने प्रकार होते हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि प्रमुख कारक कौन कौन से, इसकी भू आकृति, जलवायु, शैल, शैल यानी कि चट्टानों को कहते हैं। अगर चट्टान यानी कि अगर आग्नेय शैल है तो मिट्टी काले रंग की होगी, ऐसे। और तापमान, इन सब से मिलकर ये बना है, तापमान और पवन, ठीक है। मिट्टी के प्रकार, एक तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, और मरुस्थलीय यानी कि रेतीली मिट्टी। तो अब हम आते हैं जलोढ़ मृदा पे। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो विस्तृत रूप से फैला है, इनकी बहुत ही इसका जो फैलाव है बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा है, और पूरा उत्तरी मैदान इसी से बना हुआ है। यही इसी जलोढ़ मृदा है, इसी से पूरा उत्तरी मैदान बना हुआ है। और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा ये लाए गए निक्षेपों से बनी है। निक्षेप यानी कि बहाकर, यानी कि जो गंगा नदी है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये जब नदियाँ बहकर आती है तो इनके द्वारा जो मिट्टियाँ जो भी बहकर आती हैं फिर एक जगह जम जाती हैं, उन्हीं से ये जलोढ़ मृदा बनी है। आयु के, अगर हम देखें आयु के आधार पर पहचान, यानी कि आयु अर्थात जितनी पुरानी हो, जितनी पुरानी या फिर नहीं हो, ठीक है। तो इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से, बागर अर्थात कंकरीली, ठीक है, ये इसे बागर नहीं, बांगर है। और ये जो है बांगर पुरानी मिट्टी को कहते हैं, और खादर नई मिट्टी को कहते हैं, जो कि छोटा कण और उपजाऊ होता है। अब आप ये काली मृदा देख रहे हैं, ये चित्र आप यहाँ सामने देख रहे हैं काली मृदा का, ठीक है। तो काली मिट्टी ऐसी होती है और इसका रंग जो है काला होता है, और इन्हें रेगर मिट्टी भी कहते हैं। और ये जो है ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत अच्छी है, कपास यानी कि रुई की खेती के लिए। और ये जो है दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ पे होते हैं, ये निचले हिस्से में होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये है भारत, है ना, मुझे तो आता नहीं बनाना, तो आप देखिए जैसा भी है। हाँ, इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये निचला हिस्सा, देखिए आपको बताती हूँ मैं भी। हाँ, ये जो इसका निचला हिस्सा होता है ना पोर्शन, ये होता है, इसको कहते हैं हम दक्कन पठारी क्षेत्र, ठीक है। और फिर देखिए, और साथ ही ये जो लावा से बनी होती है, जो काली मिट्टी होती है, ये जैसे ज्वालामुखी वगैरह आप देखते हैं तो उसमें से जो आग के गोले जो जब निकलते हैं तो उनकी जो लावा होती है ना, ये उनसे बनते हैं जब सूख जाते हैं अच्छे से तब।
और फोस्फोरस की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है और ये गीला करने पर कैसी हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है। कि इसमें पानी डालें तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ, जैसे ये उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य गंगा मैदान, दक्षिणी, इन सब पे ये पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ते हैं कि लेटराइट मृदा क्या होता है। इसका आप चित्र देख रहे हैं लेटराइट मृदा का यहाँ पे 1.8 में, ठीक है। ये ऐसी होती है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। ये जो है लेटराइट जो मिट्टी है, मृदा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मृदा है ये, ठीक है। और इसमें ये जो लेटराइट शब्द है, सबसे पहले मैं जानते हैं लेटराइट शब्द ये आया कहाँ से है। तो लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। लेटर शब्द से आया, जिसका अर्थ है ईंट। जो ईंटें होती है ना, वो है इसका अर्थ। और ये जो है उच्च तापमान, इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और अत्यधिक वर्षा क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और ह्यूमस की मात्रा इसमें बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है। और इसमें जो है खाद और उर्वरक डालकर ये खेती की जा सकती है। यानी कि इस मिट्टी में खेती तो की जा सकती है, लेकिन इसमें खाद और उर्वरक वगैरह डालकर तब की जा सकती है। और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये पाई जाती है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सब में ये पाई जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में हम जानते हैं। मरुस्थलीय मृदा का आप चित्र देख रहे हैं 1.9, ठीक है। ये ऐसी होती है और ये जो है लाल और भूरे रंग की होती है और ये रेतीली या फिर लवणीय होती है, ठीक है। अब देख रहे हैं ना किस प्रकार से ये बहुत ज़्यादा रेतीली होती है ये। और ये जो है उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है और इसमें नमी कम, यानी कि नमी भी कम होती है। इनकी इनका जो गीलापन है ना मिट्टी का, वो कम होता है। और इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। यानी कि ऐसे तो हम डायरेक्ट खेती कर नहीं सकते, लेकिन अगर हम इस मृदा की सिंचाई करें तब इसको खेती के लिए यूज़ में लाया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया मरुस्थलीय मृदा के बारे में। अब देखिए वन मृदा। ये वन मृदा क्या होती है? ये जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं और इसमें जो है ह्यूमस नहीं होते और ये नदी घाटियों में ये जो है सिलटदार होती हैं। पर ये जो इसकी ऊपरी जो ढालें होती है ना, इसकी ऊपरी ढालों में मोटे कण होते हैं। ये जो वन मृदाएँ होती है सिलटदार, यानी कि जैसे आप सीढ़ियाँ देखती हैं, सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं उस प्रकार से होती है इनकी मिट्टी नदी की घाटियों में। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ भी होती है। नदी जो घाटियाँ वगैरह होती है ना, अगर इनका निचला क्षेत्र देखें तो वहाँ पे उपजाऊ होती है, वहाँ पे खेती के लिए बेस्ट है ये। और वर्षा वनों में ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये? वर्षा वनों में, जहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है। अब हम करते हैं, देखिए मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन क्या होता है, ठीक है। ये मृदा अपरदन, आप ये चित्र देख रहे हैं 1.10 और मृदा अपरदन का अर्थ होता है मृदा का कटाव, यानी कि बहाव। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मिट्टी जो है कटी हुई है, इसका बहाव हो रहा है पानी में, है ना। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है सीढ़ीदार खेती करना। जब ये मिट्टी जो है ऐसे बह जाती है, ठीक है, तो इसका एक उपाय है कि सीढ़ीदार खेती करो और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जिससे इनकी जड़ें जो है मिट्टी को मजबूती से पकड़ी रहे। और हल का अच्छे से प्रयोग करके खेती करनी चाहिए। जो हल होता है उसका बहुत ही अच्छे से उसका यूज़ करें। अब देखिए लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल और पीली मृदा कैसी होती है? कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनका जो लाल रंग आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है। यानी कि आग्नेय जो चट्टानें होती है ना, उसके अंदर लौह धातु के जब विद्यमान रहता है तब इसका रंग जो है लाल रहता है, ठीक है। और इनमें अगर हम पानी डालें, पानी अगर हम मिलाने से क्या होता है, पानी डालने से लाल मृदा पीली मृदा में बदल जाती है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, इन सब क्षेत्रों में ये पाई जाती है। हमारा यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। और अब अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम अगली वीडियो में एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन।